हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 12th में हैं और हिंदी से डर लग रहा है ना, इस वीडियो में आपका पूरा हिंदी खत्म हो जाएगा और आपका जो पेपर है पूरा इसी वीडियो में से आएगा। 100% जो आपका पेपर है यहीं से बनेगा। ठीक है, मैं आप लोगों को पूरी हिंदी जो है एक ही क्लास में पढ़ाने वाला हूं, तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। यह है हमारा क्लास 12 जो है क्लास 12 हिंदी भैया 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। जितने भी स्टूडेंट भैया 2026 बोर्ड में पेपर देने वाले 2026 बोर्ड में पेपर देने वाले हैं, तो हम आप लोगों को पूरी किताब जो हमारा 12th हिंदी का पूरी किताब है, पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, और कौन कौन सा प्रश्न देखेंगे ध्यान से देखो। इस वीडियो में हम लोग भैया सबसे पहले सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। और ये क्वेश्चन 110% यही आएगा, बस बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत स्पेशल है। साथ में जितने भी पूरे किताब में महत्वपूर्ण गद्यांश है, पद्यांश है, वो भी देखेंगे, गद्यांश भी देखेंगे, साथ में पद्यांश भी देखेंगे। और निबंध बोर्ड एग्जाम में जो 110% यही आएगा, वो निबंध मैं आपको बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। पत्र लेखन, आपको 3 ऐसा पत्र बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, तो एक ही वीडियो में मैं आपको सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, निबंध, पत्र लेखन सबको बताने वाले हैं। और अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा तो हिंदी में आप जरूर टॉपर बनोगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2026 बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। यही क्वेश्चन 100% आएगा। आप लोग भैया बोर्ड एग्जाम में धुआं धुआं उड़ा दोगे। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले हम लोग हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करेंगे, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल। फिर हम लोग गद्यांश, पद्यांश, निबंध, पत्र लेखन सबको देखने वाले हैं। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं 12th हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को। मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठना और एक एक क्वेश्चन को नोट कर लेना, क्योंकि 2026 में जो आप लोगों का पेपर होने वाला है ना, यही क्वेश्चन आएगा सारा। ठीक है, और जो आपका ऑब्जेक्टिव हिंदी का है वो 10 में 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ध्यान रखना। ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्टिव आता है माय डियर स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में, वो क्या क्या आता है। एक तो आता है गद्य खंड से 5 नंबर का, 5 मार्क्स का आपका गद्य खंड से आएगा, और 5 ही मार्क्स का आपका काव्य खंड से आएगा, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक जब बता रहा था तो उसमें बताया था। ठीक है, तो हम लोग अब शुरुआत करेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, मैंने सारा ले लिया है पूरे बुक में से, तो बहुत ध्यान से देखना। हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला प्रश्न ये है हिंदी का, जो कि 12th का बहुविकल्पीय प्रश्न है। और ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ये आपका 10 में 10 नंबर पक्का करा देगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अंधेर नगरी जो नाटक है वो किस विधा की रचना है। आप लोग जब बहुत छोटे रहे होंगे ना, तो एक कहानी पढ़ा होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा। ये एक नाटक था। ठीक है, क्योंकि बच्चे अपने जो 26 जनवरी 15 अगस्त को भी ये नाटक करते थे, तो ये क्या था, एक नाटक था। ये उपन्यास नहीं है, ठीक है, ना तो ये कहानी है, ये एक नाटक है। ध्यान रखना, ये हमारा एक नाटक विधा की रचना है, ना तो यात्रा विधा है। ठीक है, जो हमारा अंधेर नगरी चौपट राजा है वो क्या है, एक नाटक है। बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, हर साल बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन, हर साल बोर्ड में। आप इससे पहले जो पेपर हुआ है उसको उठा के देख लो, ये बोर्ड एग्जाम में जरूर आया है। ठीक है, जरूर आया है। तो आप लोग जरूर से ये सारा क्वेश्चन तैयार कर लेना, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, हर साल ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी की प्रथम कहानी किसे कहा जाता है। हिंदी की प्रथम कहानी किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ऑब्जेक्टिव का, 12th हिंदी का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड में आता है। हिंदी का प्रथम कहानी किसे कहा जाता है, या हिंदी का प्रथम कहानी किसे माना जाता है। रानी केतकी की कहानी, या इंदुमती, या फिर दुलाई वाले, या फिर हमारा 11 वर्ष का समय। तो याद रखना, जो हिंदी का हमारा मतलब प्रथम कहानी माना जाता है वो इंदुमती माना जाता है। किसको माना जाता है, इंदुमती। ये खा वाला ऑप्शन सही है। तो पहले क्वेश्चन है, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है। और हिंदी प्रदीप का प्रथम कहानी किसे माना जाता है, इंदुमती। दोनों नोट कर लो।
दोनों नोट कर लो। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगला आ जाओ, अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। देखो, आनंद कादंबनी पत्रिका का संपादन करते थे। आनंद कादंबनी पत्रिका जो है उसका संपादन कौन करते थे? देखो, वो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, हर साल। मैं कहता हूं कि यहीं से आपका सारा प्रश्न आएगा, एक भी प्रश्न इससे बाहर बोर्ड में नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। जितना बता रहे उतना पढ़ाई करो, ठीक है। देखो, पहला ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, या बद्री नारायण प्रेमघन जी हैं, या बालकृष्ण भट्ट हैं, या सरदार पूर्ण सिंह। बताओ जल्दी से कि हमारा आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आप लोग याद रखना कि आनंद कादंबनी जो पत्रिका है इसके संपादक थे बद्री नारायण प्रेमघन जी। शॉर्ट में याद रखो प्रेमघन, ठीक है, प्रेमघन। जैसे हमारा आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादक कौन थे? बद्री नारायण प्रेमघन। अगला क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे मेरे प्यारे रसगुल्लों? प्रताप नारायण मिश्र, या बालकृष्ण भट्ट, या फिर हमारा राधाचरण गोस्वामी, या बद्री नारायण प्रेमघन। बताओ, हिंदी प्रदीप क्या है? ये हिंदी प्रदीप जो हमारी है रचना है, इसके संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जी। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। ये हमारा 4 क्वेश्चन हो चुका है, नोट कर लो, ठीक है, 4 क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आ जाओ। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितना भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा। 5वां क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि ब्राह्मण पत्रिका का संपादक थे। जो ब्राह्मण पत्रिका है, जो हमारा ये ब्राह्मण पत्रिका है, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9th में। अगर पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लो, अभी भी समय है, क्योंकि हमें 95% हर सब्जेक्ट में लाना है ना, 95%। और 95% मैं आप लोगों को दिलाऊंगा। जो क्लासेस दे रहे हैं वो ध्यान से देखो, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो, नोट करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, क्योंकि अपने सपनों को पूरा करना, अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है, और भी बहुत सारे सपने हैं जो पूरा करना है, ठीक है। तो जो हमारा ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे भैया? बालकृष्ण भट्ट जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, या फिर हमारा बद्री नारायण प्रेमघन, या फिर प्रेमचंद्र। तो बताओ, जो हमारा ब्राह्मण पत्रिका है उसके संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र जी। कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र जी, ठीक है। याद रखना कि जो ब्राह्मण पत्रिका है उसके संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर भैया, हर साल वाला क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, हर साल वाला, और 2026 में लोग गारंटी है कि छपा है, छपेगा 2026 बोर्ड में ये छपेगा। कौन सा? हिंदी का पहली मौलिक उपन्यास माना जाता है। जो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है वो किसे माना जाता है? बहुत बार आया हुआ है, परीक्षा गुरु, या गोदान, या फिर गुनाहों का देवता, या फिर हमारा चित्रलेखा। तो परीक्षा गुरु को माना जाता है। किसको माना जाता है? परीक्षा गुरु को। तो ये 5 और 6 क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लो कि ब्राह्मण पत्रिका का संपादक किसने किया था? प्रताप नारायण मिश्र जी ने। और हिंदी का जो पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है वो परीक्षा गुरु माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखो, एक एक क्वेश्चन को देखो, क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो 12th हिंदी का है ना, ये हर साल आता है। और मैं आपको बता दूं कि ये आपका 10 में 10 नंबर पक्का कर देगा। 1 नंबर आप बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे, क्योंकि पहले आपको ऑब्जेक्टिव ही हिंदी के पेपर में मिलेगा 12th में, ठीक है। और ये सब आपको कॉपी लेना है, लिखना है, याद करना है। नहीं याद हो रहा है, सुबह उठ के याद करो, फिर भी नहीं याद हो रहा है तो 2-3 बार याद करो, लेकिन याद करना पड़ेगा, ठीक है। कवि वचन सुधा के संपादक थे। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? कवि वचन सुधा भैया बालकृष्ण भट्ट, या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र, या फिर हमारा गा वाला है प्रताप नारायण मिश्र, या बद्री नारायण प्रेमघन। जल्दी से बताओ, कवि वचन सुधा के संस्थापक कौन थे? कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? बताओ जल्दी से मेरे प्यारे लाडलो। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा के संस्थापक कौन थे? संपादक कौन थे? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। खा वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन बच्चों, सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक कौन था? सरस्वती पत्रिका, ठीक है, सरस्वती पत्रिका बहुत वायरल है ये क्वेश्चन। सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक कौन था? देखो, आपको प्रथम बताना है। यहाँ एक बात याद रखना, संपादक नहीं बताना है। बहुत सारे संपादक थे, लेकिन प्रथम संपादक कौन था जिन्होंने सबसे पहले इसका संपादन किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, या श्याम सुंदर दास, या जयशंकर प्रसाद, या फिर हमारा हरदेव बाहरी। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, कौन था? वो था हमारा ये
श्याम सुंदर दास जी कौन थे? नहीं दिखाई दे रहा, ये देखो श्याम सुंदर दास जी, ठीक है, खा वाला ऑप्शन सही है। श्याम सुंदर दास जी जो थे वो सरस्वती पत्रिका जो हमारा है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे, सबसे पहले संपादक थे श्याम सुंदर दास जी। 8 क्वेश्चन हो चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो 9 नंबर क्वेश्चन है सरदार पूर्ण सिंह जो हमारे, देखो सरदार पूर्ण सिंह हैं, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? आपको ये बताना, देखो बहुत सारी युग होती हैं, जैसे हमारा द्विवेदी युग होता है, भाई युग तो बहुत सारा है, द्विवेदी युग, ठीक है, एंड शुक्लोत्तर युग, शुक्ल युग, ऐसे बहुत सारे युग हैं। तो द्विवेदी युग में कौन आते हैं? हमारे जो सरदार पूर्ण सिंह जो हैं वो भारतेंद्र युग के हैं, या द्विवेदी युग के हैं, या छायावाद युग के हैं, या फिर हमारा प्रगतिवादी युग के हैं? जल्दी बताओ। तो भैया सरदार जो पूर्ण सिंह है ना वो द्विवेदी युग के हैं। किस युग के हैं? द्विवेदी युग के, याद रखना, द्विवेदी युग के हैं हमारे सरदार पूर्ण सिंह जी। ना तो भारतेंद्र युग के हैं, ना छायावाद, ना तो हमारा प्रगतवादी युग के हैं। सरदार पूर्ण सिंह जो हैं वो द्विवेदी युग के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो बोर्ड एग्जाम 2026 में छपेगा। पेपर देकर आना और ये वीडियो खोल लेना, एक एक क्वेश्चन को मिला लेना। अगर बाहर आया ना तो देख लेना, एक क्वेश्चन नहीं बाहर से आएगा। अभी याद कर लो, आप लोग कहोगे सर पेपर में यही आया था जो आपने बताया, ठीक है। अगला है आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या हमारा अध्यापक पूर्ण सिंह हैं, या फिर हमारा संपूर्णानंद जी हैं? क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, या अध्यापक पूर्ण सिंह, या हमारा संपूर्णानंद? तो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह, अध्यापक पूर्ण सिंह। गा वाला ऑप्शन सही है कि जो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं जो हमारे हैं वो अध्यापक पूर्ण सिंह जी हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। और आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना हर फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। जैसे आप लोग इस वीडियो पे 1000 लाइक पहुंचाते हो ना, 1000 लाइक, 1000 लाइक, हर सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को वीडियो लाऊंगा, हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, एंड आपका बायोलॉजी हो, इतिहास हो, भूगोल हो, हर चीज आप लोगों के लिए बनाया जाएगा। बस वीडियो को शेयर करो अपने 10 दोस्तों के साथ और वीडियो पे 1000 लाइक जल्दी से कराओ, ठीक है। सारा सब्जेक्ट का धुआं धुआं उड़ा देंगे और पेपर में जाओगे और पेपर से कहोगे आओ हम लड़ने के लिए तैयार हैं, और पेपर में धुआं धुआं उड़ा दोगे। देखो ये वाला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चिंतामणि, चिंतामणि जो है किस लेखक का जो निबंध संग्रह है? चिंतामणि किस लेखक का निबंध संग्रह है? बताओ जल्दी से बताओ। चिंतामणि जो है किस लेखक का निबंध संग्रह? प्रेमचंद्र का है? नहीं। श्याम सुंदर दास का है? नहीं। अगला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है भैया, ठीक है चिंतामणि। और गुलाब राय का भी नहीं है, गुलाब राय का भी नहीं है। जो हमारा चिंतामणि है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां लिखा स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। आप लोग बताओ चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? चंद्रगुप्त भी पढ़ा होगा, ये फर्स्ट वाला, और स्कंदगुप्त भी पढ़ा होगा, ध्रुव स्वामिनी भी पढ़ा होगा। अगर 12th में नहीं पढ़े हो तो 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसके सभी लोगों को पता है कौन होंगे? प्रेमचंद्र नहीं, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी नहीं, हाँ ये जयशंकर प्रसाद जी हैं भैया। एक बहुत इनका जो ये नाटक है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है, धर्मवीर भारती भी नहीं है। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये नाटक जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का है, बहुत फेमस नाटक है। 12 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। 13 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। देखो हंस पत्रिका, भैया हंस नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आने वाला प्रश्न है, हर साल, ठीक है, हर साल बोर्ड में आने वाला प्रश्न है। 2026 में लिख लो 110% की यही आएगा क्लास 12 पेपर में। देखो लिखा हुआ है कि हंस नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र नहीं, बालकृष्ण भट्ट नहीं, मुंशी प्रेमचंद जी ने किया था हंस नामक पत्रिका का संपादक। किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद जी ने। घा वाला ऑप्शन सही है, क्वेश्चन नंबर 13 का घा वाला ऑप्शन सही है कि मुंशी प्रेमचंद जी जो है वो हंस नामक पत्रिका का संपादन किया था। अगला है पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नामक निबंध संग्रह के रचनाकार है। पृथ्वी पुत्र और माता भूमि नामक निबंध संग्रह के कौन है?
सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल या हरिशंकर प्रसाद या फिर हमारा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो भैया ये हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जो हैं वो हमारे हैं भैया किसके? पृथ्वी पुत्र, ठीक है, और माता भूमि नामक निबंध संग्रह के लेखक या रचनाकार। ठीक है, याद रखना, दोनों क्वेश्चन नोट कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो पीडीएफ है ना, पूरा पीडीएफ हर एक सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है। व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप कॉल करो या व्हाट्सएप करो 99 18 86 31 96। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको सारे सब्जेक्ट का नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा, आप वहां से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, नोट्स भी ले आप देख सकते हो। जल्दी से कॉल या व्हाट्सएप कर लो। 15 नंबर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। इन चारों में से ये बताना, देखो चारों है लेकिन हमें उपन्यास बताना है कौन सा जो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। त्यागपत्र इनका उपन्यास है? नहीं है। रंगभूमि भी नहीं है, तट की खोज भी नहीं है। जो हमारा पुनर्नवा है ना, पुनर्नवा गा वाला ऑप्शन, वो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास। 15 का गा वाला ऑप्शन सही है। पुनर्नवा जो है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। हर साल आने वाला प्रश्न बता रहे हैं, हर साल बोर्ड में आने वाला। और अगर आप ये तैयार कर लिए, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि तैयार कर लो। देखो हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। ये सब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे टाइप के बुक और 10 साल पहले का पेपर उठा के देखा है, भाई यही क्वेश्चन आते हैं। जल्दी से तैयार कर लो। देखो अगला है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचना है। देखो यहाँ आपको बताना उनकी रचना कौन सा है। चिंतामणि है, चिंतामणि तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंचपन चंद्रकर्तन नहीं है। कुटज जो है, कुटज किसकी रचना है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देखो 12th में आपको क्या करना है, जो इनका जीवन परिचय है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन परिचय कहो या साहित्यिक परिचय भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जीवन परिचय कहो या फिर साहित्यिक परिचय, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 12th के लिए। ठीक है, तो आपको उनकी रचनाएं भी तैयार करना। जैसे यहां मैंने कुटज बताया, ये इन्हीं की रचना है। यहां मैंने बताया पुनर्नवा, ये भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, तो आप रचनाओं में ये सब लिख सकते हो। ठीक है, इसीलिए आप ऑब्जेक्टिव फोकस करो खूब अच्छे से। अगला आ जाओ 17 नंबर ऑब्जेक्टिव। 17 नंबर देखो वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। ये आपको बताना है यहां 17 नंबर में कि इन चारों में से जो वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है वो कौन सा है। अकाल पुरुष गांधी, या फिर हमारा भारत की एकता, या फिर हमारा विवर्त, या फिर हमारा धरती के फूल। तो भारत की एकता जो है वो है हमारा खा वाला ऑप्शन सही है। ये जो है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। किसकी रचना है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है, जो हमारा भारत की एकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। क्षण बोले कण मुस्काए कृति के लेखक है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्षण बोले क्या है? क्षण बोले कण मुस्काई। कृति के रचनाकार कौन है? हमारा प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी हैं? नहीं। हरिशंकर प्रसाद जी हैं? नहीं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं? हाँ भाई, गा वाला ऑप्शन सही है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। किसके रचनाकार? क्षण बोले कण मुस्काए। ठीक है, कृति के रचनाकार कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। नोट करते रहो। ठीक है, पीडीएफ तो आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, लेकिन फिर भी आप लोग नोट करते रहो। देखो जब आप खुद से नोट बनाओगे, खुद से लिखोगे ना, तो आपका प्रैक्टिस बनेगा और आपको बहुत जल्दी याद होगा। अगर जल्दी याद नहीं होता, लिख लिख के पढ़ो, रगड़ के लिखो। ठीक है, बहुत अच्छा याद होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे लाडलू, निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? इन चारों में से बताना है कौन सा जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। चारूचंद्र की लेख, चारूचंद्र की लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पूथा, ये भी है। हमें नहीं वाला बताना, ये भी है, ये भी है, लेकिन तट की खोज जो है वो नहीं है। ये भैया जो उपन्यास है ये हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है ये उपन्यास। कौन सा? तट की खोज। ये हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। अगला आ जाओ, अगला हमारा कौन सा नंबर है? अगला 20 नंबर। कला और संस्कृति के लेखक हैं। कला और संस्कृति के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, या फिर हमारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, या फिर हमारा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। जल्दी से बताओ, जो कला और संस्कृति है उसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं वो कला और संस्कृति के लेखक हैं। का वाला ऑप्शन सही है। 20 में 20 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया ना। अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं ना।
छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोगों को 95 लाना है ना, तो अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। ये 20 ऑब्जेक्टिव नोट कर लो, और नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 21 नंबर पे। 21 नंबर ऑब्जेक्टिव मेरे प्यारे स्टूडेंट, 21 नंबर देखो इसमें क्या कह रहा है, हरिशंकर प्रसाई की रचना है। इन चारों में से भैया हरिशंकर प्रसाई की रचना कौन सी है? कल्पवृक्ष। किसकी रचना है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अभी मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव दूंगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को HW के लिए दूंगा। और हाँ, हर स्टूडेंट का कमेंट आना चाहिए, 1000 कमेंट आना चाहिए। अगर 1000 बच्चे देख रहे हैं तो 1000 कमेंट आना चाहिए। अभी आगे आपको देंगे। कल्पवृक्ष ये हरिशंकर प्रसाई की रचना है? नहीं। हमारा अगला आ जाओ, धरती के फूल। नहीं। तब की बात कुछ और थी भैया, हरिशंकर प्रसाई जी कहते हैं तब की बात कुछ और थी। जब छोटे से थे तब बहुत मजा आ रहा था, लाइफ में जब बहुत ज्यादा प्रेशर आया तब कहते हैं तब की बात कुछ और थी। देखो, तब की बात कुछ और नहीं, अब की बात कुछ और बनाओ, मेहनत करो, अब की बात को तब की बात में मत बदलो। लेकिन भैया यहाँ याद रखना कि हरिशंकर प्रसाई जी का जो रचना है वो तब की बात कुछ और थी, तब की बात और थी, सॉरी तब की बात और थी। ठीक है, याद हो गया ना? तब की बात और थी, तब की बात, तब की बात और थी। तो याद करना है तो लिख लिख के समझो, याद हो जाएगा। अगला भैया, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के रचनाकार या लेखक कौन है? रचना के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अशक या यशपाल या विष्णु प्रभाकर? कौन है भैया? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तो वो है विष्णु प्रभाकर जी। कौन है? आवारा मसीहा के हैं विष्णु प्रभाकर। हमारा घा वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा हो चुका है और इसका घा वाला ऑप्शन सी। आवारा मसीहा के जो लेखक हैं वो हमारा विष्णु प्रभाकर जी हैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23। देखो ये दोनों याद रखना एक ही जैसा है। देखो, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? अगर आपसे पूछ ले क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है, तो क्या कहोगे? अमिताभ बच्चन के पप्पा को बताओगे? हैं, अमिताभ बच्चन के पप्पा को बताओगे? हाँ, उन्हीं को बताना है, हरिवंश राय बच्चन जी। क्या बताओगे? हरिवंश राय बच्चन। मजाक नहीं कर रहे थे, अमिताभ बच्चन के पप्पा हैं हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय जी की रचना है, हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, याद रखना। लेकिन किस विधा की रचना है? तो संस्मरण की है या डायरी की है या आत्मकथा या फिर हमारा यात्रामित्र? तो भैया जो ये है ये हमारा आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? आत्मकथा। क्या भूलूं का याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। एंड अगला हमारा है, देखो यहां मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की किस विधा की रचना है? देखो याद रखना कि क्या भूलूं क्या याद करूं और ये जो मेरी असफलताएं हैं दोनों जो है वो हमारा जीवनी ये भी नहीं है, मतलब ये दोनों जो है आत्मकथा विधा की रचना है। याद रखना, इसलिए मैंने साथ में रखा है कि जो हमारा क्या भूलूं के याद करूं और मेरी असफलताएं ये दोनों जो है भाई आत्मकथा विधा की रचना, ये मोहन हमारा बाबू गुलाब राय जी की रचना है और वो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। 25 नंबर पे आते हैं हम लोग। यहां देखो अगला है बहादुर। बहादुर कहानी पढ़ोगे 12th में, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे बहादुर कहानी। जो लड़का है वो उसी का नाम बहादुर है, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ जाओ कि जो बहादुर कहानी के लेखक कौन है, आखिर ये लिखा किसने है, ये लिखा किसने, ये तो पता चल जाए। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने नहीं लिखा है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी ने नहीं लिखा है, जयनंद कुमार ने नहीं, किसने लिखा है? अमरकांत जी ने लिखा है। किसने लिखा है? अमरकांत जी ने लिखा है। याद रखना कि जो हमारा बहादुर कहानी है उसके लेखक जो है वो अमरकांत जी हैं। ठीक है, अगला है अवरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कृषि के रचनाकार हैं। भैया इतनी बड़ी रचना तो मिसाइल मैन ही कर सकते हैं, छोटी मोटी रचना तो हम लोग करते हैं और मिसाइल मैन इतना नहीं इतनी बड़ी रचना करते हैं क्योंकि बड़े बड़े मिसाइल बनाते हैं। तो कौन है मिसाइल मैन? राहुल संस्कृत्यानंद जी हैं? नहीं भैया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब हम उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो कह रहा है कि हर एक सक्सेस पुरुष के पीछे महिलाओं का हाथ होता है। भैया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इतने सक्सेस हैं, राष्ट्रपति थे और साथ में मिसाइल मैन थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने शादी ही नहीं किया था। अब बताओ कैसे माने कि भैया हर एक सक्सेस पुरुष के पीछे महिलाओं का हाथ होता है? बताओ। अब उस इंसान को ढूंढना है हम लोगों को, हम लड़कों को उन इंसान को ढूंढना है जो ये कहा था।
लड़कियां गुस्सा मत करना, ठीक है, पढ़ाई करो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, हमें दहाड़ना है बोर्ड एग्जाम में 95 लाना है, ठीक है। लेकिन ऐसा जो कह रहा था उसको मेरे पास लाना, मैं बताऊंगा। अगला आ जाओ, अगला क्वेश्चन 27 नंबर मेरे प्यारे लाडलों, अशोक के फूल किस विधा की रचना। अशोक के फूल हमारा किस विधा की रचना है? आपके हिंदी में गद्य में है अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो कहानी है या फिर हमारा संस्मरण है या उपन्यास है या फिर निबंध है? तो ये हमारा उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। याद रखना ये जो है हमारा है उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। अगला आ जाओ, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम दिया है। बीज वपन काल किसने नाम दिया है आदिकाल को? बताओ जल्दी से आप लोग बताओ, क्योंकि आप लोग हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। टाइम वेस्ट मत करना मेरे दोस्त, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि जिस दिन आप अपने पापा को कमाते हुए देख लोगे ना, वो धूप में कैसे कमाते हैं, धूप में आपके लिए कैसे काम करते हैं ना, उस दिन आप ये नहीं कहोगे सर पढ़ाई में मन नहीं लगता। प्लीज आप लोग पढ़ाई करो, आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है। मेहनत कैसे करते हैं आपके पापा आपकी मम्मी आपके लिए, वो आप फील करो, ठीक है, और पढ़ाई करो, मोटिवेशन खुद के अंदर लाओ, ठीक है। देखो ये है रामचंद्र शुक्ल जी या फिर हमारा डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या मोहन राकेश अवस्थी जी। तो भैया हम आपको बता दें कि ये जो था वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। किसने कहा था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था कि जो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल कहा था, ठीक है, दिया था। अगला 29 नंबर हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम किसने दिया था? अब याद रखना भैया, चारण काल जो नाम दिया था वो राहुल संस्कृत्यानंद दिया था, रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा जी ने या डॉक्टर नागेंद्र ने। तो ये भैया नहीं दिए थे वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया था। प्रमाल रासो किस युग की रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, हर साल आने वाला प्रश्न है। प्रमाल रासो किस युग की रचना है? तो ये हमारा आदिकाल है, रीति काल है, भक्ति काल है, आधुनिक काल है। जल्दी बताओ भैया प्रमाल रासो जी, जल्दी बताओ। आदिकाल की रचना है, किस काल की? आदिकाल की। तो ये 30 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया ना हिंदी का, 12th हिंदी का ये 30 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया ना। अब बोर्ड एग्जाम में 10 में 10 पक्का करोगे ना। अभी और भी ऑब्जेक्टिव है, ये नोट कर लो, फिर हम लोग आगे वाला देखते हैं। 31 नंबर जो कि आप लोगों का है भैया 31 नंबर HW, जो कि मैंने पहले से ही प्लान बना रखा था कि अपने बच्चों को इतना सरल HW देंगे ना कि आप लोग पहले से पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो पता होना चाहिए भैया, ये इंपॉर्टेंट तो है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन नई कविता युग की रचना है, नई कविता युग की रचना है यामा, खुशबू के शिला लेख या फिर हमारा प्रलय सृजन या फिर प्रुरबा। देखो ये है आप लोगों का HW। और हमारे प्यारे लाडलों, हमारे प्यारे स्टूडेंट, ये HW भैया कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए और सभी का सही आंसर आना चाहिए। बुक में देख के, गाइड में देख के बताना, लेकिन सही आंसर बताना, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग जरूर से बताना, क्योंकि एक क्वेश्चन और हर स्टूडेंट को कमेंट आना चाहिए। हर स्टूडेंट इस वीडियो पे 1000 कमेंट करो, सभी स्टूडेंट कमेंट करो, ठीक है, ताकि इसका आंसर हर स्टूडेंट को मुझे लगे कि पता है, ठीक है। अगला आ जाओ, अष्टछाप की कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से? भैया सूरदास जी क्या थे? अष्टछाप थे ना, अष्टछाप कवि थे। अब उसका किससे था? ज्ञानाश्रयी शाखा या प्रेमाश्रयी शाखा या फिर भक्ति कृष्ण भक्ति शाखा या भक्ति जो है राम भक्ति शाखा? तो मैं आपको बता दूं उनका जो था कृष्ण भक्ति शाखा, क्योंकि सूरदास जी ने कृष्ण के बारे में लिखा है, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। तो ये हमारा है अष्टछाप कवियों का जो संबंध है वो कृष्ण भक्ति शाखा से था। किससे था? कृष्ण भक्ति शाखा। अगला आ जाओ, हम लोग आते हैं भैया 33 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 33 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, देखो क्या पूछ रहा है। देखो लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है? किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है? आदि काल को, भक्ति काल को, रीति काल को या फिर हमारा आधुनिक काल को? तो भैया जो हमारा हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है? भक्ति काल को। किसको कहा जाता है? भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, ठीक है। अगला आ जाओ मेरे प्यारे लाडलों, अगला क्वेश्चन,
रीति काल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया? रीति काल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया था? आचार्य राम ग्रह युगल या फिर हमारा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, यही है भाई, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा था। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने भी नहीं कहा था। याद रखना कि रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा था? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। ठीक है, 35 नंबर ऑब्जेक्टिव, 35 नंबर ध्यान से देखो मेरे प्यारे रसगुल्लों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि नहीं है, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन से नहीं है? तो वो हमारा जसवंत सिंह या याकूब खां या फिर हमारा दलपति राय वंशीधर घनानंद। घनानंद जो है वो हमारा रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि नहीं है। घनानंद जी याद रखना, जो घनानंद है ये नहीं है। घा वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। इन चारों में से मैथिली शरण गुप्त जी की रचना कौन सा है? भारत भारती या चित्रधर? चित्रधर तो नहीं है, स्वर्गधूल भी नहीं है, अनामिका भी नहीं है। भारत भारती जो है वो हमारा मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की। ठीक है, 37 नंबर, 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि परिजात किस युग के गीतों का संकलन है? बताओ। सुमित्रा नंदन पंत का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद का महादेवी वर्मा या फिर मैथिली शरण गुप्त? तो भैया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का है। खा वाला ऑप्शन सही है, वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, और हरिओद जी की कृति नहीं है। इन चारों में से आप फिर आ गया उसी टाइप का क्वेश्चन कि हरिओद जी की कृति नहीं है। चौखे चौबदे या फिर हमारा प्रिय प्रवास या चित्राधर या फिर हमारा वैदेही वनवास? तो भैया जो चित्राधर है ये नहीं है भैया, चित्राधर जो है हरिओद जी की कृति नहीं है। और ये सब है, चौखे चौबदे भी है, प्रिय प्रवास भी है और वो भी है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। 39 नंबर आ जाओ। उर्मिला का विरह वर्णन संकेत किस सर्ग में है? उर्मिला का विरह, यार बताओ, उर्मिला का विरह प्रथम सर्गम, द्वितीय सर्गम, नवम सर्गम, चतुर्थ सर्गम? बताओ भैया कौन सा सर्गम? कौन सा सर्गम? नवम सर्गम उर्मिला का विरह वर्णन है, नवम सर्गम। नवम, नौ लिखो, ठीक है, अवम लिखो, नवम सर्गम। ठीक है, याद रखना, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। 40 नंबर है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पे मिला है? भैया सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पे मिला है? लोकायतन, युगांत या फिर हमारा कला और बूढ़ा चांद या चिताम्बरा पे मिला है? किस पे मिला है? चिताम्बरा जो है, चिदाम्बरा, वो है भैया सुमित्रा नंदन पंत की रचना, और इस पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। 40 नंबर ऑब्जेक्टिव नोट कर लो। 41 नंबर ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं ये आपको बताना है। 9 सर्ग, 12 सर्ग, 15 सर्ग या 17 सर्ग? तो भैया जो 15 सर्ग है किसमें? कामायनी महाकाव्य में। जो हमारा कामायनी महाकाव्य है इसमें कितने सर्ग हैं? हमारे 15 सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं। ठीक है, 15 सर्ग हैं, याद रखना। अगला है, कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत जी का पुरस्कार हुआ, मतलब इस पे इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत जी को पुरस्कार प्राप्त हुआ था। साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ या मंगला प्रसाद या फिर सोवियत लैंड नेहरू? तो ये भी नहीं मिला था, ज्ञानपीठ भी नहीं, मंगला प्रसाद नहीं, साहित्य अकादमी मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी। ठीक है, 40 2 42 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया ना। देखो जितना मैं आपको बता रहा हूं 50 के 50 अगर आपने तैयार कर लिया ना, ऑब्जेक्टिव का भैया हिंदी का किंग हो जाओगे। कोई भी टेस्ट हो, कोई भी बोर्ड एग्जाम में आप 95 लाओगे, ये 10 में 10 तो पक्का हो ही जाएगा। और कहीं भी टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव में, यही आपके बोर्ड में आएगा भी, टेस्ट में भी आएगा, कहीं भी कुछ भी देख लो यही आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? इन चारों में से बताना है कौन सा युग जो कवि है वो छायावाद युग का नहीं है। छायावाद युग का कौन सा कवि है जो नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, हमें नहीं बताना है। जयशंकर प्रसाद जी तो प्रावर्तक माने जाते हैं भैया, छायावाद युग का प्रावर्तक माने जाते हैं, लेकिन अज्ञेय नहीं है, अज्ञेय नहीं है भैया। छायावाद युग का जो अज्ञेय जी हैं वो नहीं है। अब एक मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जो हिंदी 12th हिंदी में बहुत बड़ा है। सबसे पहले जो ये तार सप्तक है, जो तार सप्तक है ये आपको याद रखना है।
प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक, ये तीनों बहुत बार आया हुआ है। जैसे ये हमारा प्रथम, जैसे अज्ञेय जी ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया? अब जो तार सप्तक का प्रकाशन किया था वही प्रथम है। तो अज्ञेय जी ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया था? 1947 में या 1943 में या फिर 1950 में या फिर हमारा 1931 में? जल्दी से बताओ। अज्ञेय जी ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया था? 1943 में, याद रखना। अब 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था ना। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा, देखो बहुत ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपसे बदल के पूछेगा, थोड़ा सा ध्यान देना। इसमें पूछ रहा है कि भैया दूसरा तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? अब 1943 में जो हमारा तार सप्तक ही प्रकाशित हुआ था, तो इसके बाद ही प्रकाशित हुआ होगा। तो 1943 में नहीं हुआ था, 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। 59 में भी नहीं होता और 76 में भी नहीं होता। 1951 में हमारा दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला आ जाओ 46 नंबर। परशुराम की परीक्षा काव्य कृति है। परशुराम की परीक्षा काव्य कृति घनानंद माधव मुक्तिबोध की, रामधारी सिंह दिनकर की, गिरजा कुमार माथुर की, या फिर हमारा धर्मवीर भारती की? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। 46 ऑब्जेक्टिव, 46 में 46 समझ में आ गया ना। देखो हर एक आपको समझना है, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं तब तक आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो ये हम लोग आते हैं 47 नंबर पे। कितनी नावों में कितनी बार? देखो नाव क्या होता है? नाव भैया जो नदी होता है ना, नदी में तैरता है नाव। अब नाव क्या है? यात्रा कर रहा है ना, यात्रा। और यात्रा साहित्य के सबसे मतलब जो प्रमुख हैं वो हैं कौन? अज्ञेय जी। अब इनका पूरा नाम याद करना उतना ही हार्ड है जितना था शक्तिमान का नाम याद करना हार्ड था। ठीक है, वैसे इनका भी नाम है, उनका भी कुछ बड़ा नाम था, छोटे थे तब याद था, अब नहीं याद है। इनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सन अज्ञेय। अज्ञेय जी हैं भैया। वो हरिवंश राय बच्चन नहीं है, गिरजा कुमार नहीं है, सुमित्रा नंदन पंत भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अज्ञेय जी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हरी घास पर क्षण भर कृति निम्नलिखित में से किसकी रचना है? अज्ञेय जी की। नागार्जुन की भी नहीं है, अज्ञेय जी की है। मैंने कहा ना अज्ञेय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन तो अज्ञेय जी से रिलेटेड आएगा, चाहे प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक आए या फिर यही सब क्वेश्चन आए। अगला है निम्नलिखित में से प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, या फिर हमारा त्रिलोचन, या नागार्जुन, या फिर हमारा शमशेर सिंह? तो भैया केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। का वाला ऑप्शन सही है 49 का। लास्ट यानी कि 50 नंबर ऑब्जेक्टिव। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव मेरे प्यारे स्टूडेंट, 50 नंबर। देखो इसमें क्या पूछ रहा है? जो हमारा उपमान मैले होगे किसकी काव्य पंक्ति है? त्रिलोचन शास्त्री की, नागार्जुन की, या मुक्तिबोध की, या अज्ञेय की? तो ये भी अज्ञेय की है। तो ये हम लोगों ने भैया देख लिया 50 में 50 ऑब्जेक्टिव। और अगर आपने ये तैयार कर लिया ना, तो ये जो आप बहुविकल्पीय देख रहे हो 10 नंबर का, ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में ये 100% आएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, और आप लोगों को हर सब्जेक्ट का पीडीएफ और ये जो मैंने बताया इसका पीडीएफ चाहिए तो भैया आप कॉल या व्हाट्सएप कर लो इस नंबर पे 99 18 86 31 96। और हाँ, 1000 लाइक होने के बाद, 1000 लाइक होने के बाद मैं आप लोगों को ये जो पीडीएफ है ना, वो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे फ्री में दे दूंगा। इसी नंबर पे आप हमें मैसेज करना। ये जो पीडीएफ है, साथ में आपको हिंदी, इंग्लिश और सबकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबका ऑब्जेक्टिव की वीडियो आएगी 1000 लाइक के बाद। आज सारे स्टूडेंट भैया क्लास 12th में कमेंट कर रहे थे सर गद्यांश और पद्यांश बता दीजिए, क्योंकि गद्यांश 10 नंबर का आता है, पद्यांश 10 नंबर का आता है, टोटल आपका 20 नंबर। और भाई 20 नंबर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ये आपको टॉपर बना देता है। ठीक है, 20 नंबर। तो आज हम आप लोगों को भैया गद्यांश और पद्यांश ऐसा बताएंगे ना कि आप जिंदगी भर याद रखोगे। और आप लोग भैया गद्यांश पद्यांश बोर्ड एग्जाम के पेपर में जैसे जाओगे आप तुरंत कर लोगे। ठीक है, 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा गद्यांश है, किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, सब कुछ। तो आज हम लोग भैया यूपी बोर्ड की जितने भी छात्र हैं भैया हिंदी का पेपर देने वाले बोर्ड परीक्षा 2026 में और क्लास 12th में हैं और गद्यांश और पद्यांश नहीं समझ में आ रहा ना, तो आप 10/10 यानी कि गद्यांश का हो जाएगा और 10 ही नंबर आपका 10/10 पद्यांश का। तो बहुत ध्यान से देखना भैया, गद्यांश और पद्यांश जो है बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मात्र 1 मिनट में आप भैया कर लोगे। ठीक है, पहचान जाओगे, सब कुछ लिख दोगे, क्योंकि
उनमें आप लोगों को बहुत अच्छे से बताऊंगा, नहीं आता बिना पढ़े भी आप लिखोगे, ठीक है। सभी चैप्टर का आप भैया ट्रिक के साथ समझोगे, ठीक है। और 20 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, 20 में 20 नंबर आपका बिल्कुल पक्का कर लो, ठीक है। गद्यांश पद्यांश आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे गद्यांश, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 100% आएगा। फिर हम लोग पद्यांश को समझेंगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब भी करना। चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट गद्यांश है, फिर पद्यांश। तो चलो शुरू करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग समझते हैं जो हमारा क्लास 12 हिंदी है ना, उसमें जो हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश है, ठीक है। सबसे पहले हम आप लोगों को भैया समझाएंगे जो आपके गद्यांश है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, आपका ये 10 नंबर पक्का कर देगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश, गारंटी है कि आपके 2026 बोर्ड में ये आएगा, ठीक है। तो ये जो गद्यांश है ये आपका 10 नंबर भैया पक्का कर देगा। तो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अगर आपको भैया टॉपर बनना है, हिंदी में 95% लाना है, तो ये वाला गद्यांश बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग भैया पद्यांश देखेंगे 10 नंबर। तो पहले हम लोग गद्यांश को देख लेते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। देखो सबसे पहले इसको आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ो कि यहां से यहां तक आपका अंडरलाइन है, और हमें अंडरलाइन को भैया 2-3 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आपका हमें व्याख्या भी करना पड़ता है। देखो लिखा हुआ है, जन का प्रवाह अनंत होता है। जो जन है, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के दामत्व प्राप्त किया गया है या किया है, जब तक सूर्य का रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं। भैया जो सुबह की रोशनी है, सुबह का जो समय है वो बहुत सुहावना होता है, ठीक है। तब तक राष्ट्रीय जन का जो जीवन भी अमर है, ठीक है। तो यहां से यहां तक हमारा क्या है, यहां से यहां तक हमारा रेखांकित अंश है, ठीक है। फिर इसके बाद इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं, जिनका सततवाही जो है जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, उसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार राष्ट्र शब्द आया हुआ है तो आप बता दो कि किस चैप्टर से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये 2015 में आया, 2020 में आया, 2024 में आया हुआ है, 2026 में ये वाला जो है ना एकदम 100% छपा है पेपर में। तो जाके देख लेना और आप लोग बस तैयार कर लो, ठीक है। अब देखो ये पढ़ने के बाद आप इनके क्वेश्चंस को पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें भैया 5 क्वेश्चन रहेगा, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, 5 क्वेश्चन आपको 10 नंबर देकर जाएगा। और बहुत आसान है, मैं आपको ट्रिक के साथ समझा दूंगा, ट्रिक के साथ, टेंशन मत लो। देखो उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो, ये आपको 2 नंबर मिल जाएगा अगर आपने सही लिख दिया। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, ये भी आपको 2 ही नंबर देकर जाएगा। फिर तीसरा है, जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है, ये भी 2 नंबर देकर जाएगा। और राष्ट्र निवासी जन किसके सम्मान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है, ये भी 2 नंबर देकर जाएगा। और 5वां है, उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा, ये भी 2 नंबर देकर जाएगा। तो टोटल आपको 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, संदर्भ, जो कि आपका पाठ का नाम, लेखक का नाम है, उसको हम लोग संदर्भ को देखते हैं। सभी को पता है कि चैप्टर से है, क्योंकि ये जो है भैया हर बार क्या शब्द आया हुआ, राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र। तो सभी को पता चल गया होगा राष्ट्र स्वरूप चैप्टर से लिया गया। आई होप कि सभी स्टूडेंट को पता चल गया होगा। और इसके जो राइटर हैं सभी को पता होगा कि भैया अगर राष्ट्र स्वरूप है तो उसके राइटर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ठीक है। तो गद्यांश कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले आप पहला उत्तर नंबर फर्स्ट देखो, ठीक है। गद्यांश का संदर्भ, तो उत्तर नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमें 5 आंसर देना है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखना। तो पहला, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारे पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य विभाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता जो हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र स्वरूप शीर्षक निबंध से उद्गृहित है। ये किस विधा का है, निबंध विधा का है, ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध विधा का है। अब देखो सबसे पहले जब आप पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना ना, तो उसको आप ब्लैक से लिख देना, और नीचे आप ऐसे अंडरलाइन भी कर लेना स्केच से, ठीक है। अंडरलाइन भी कर लेना तो बहुत हाईलाइट लगेगा। और अगर आप बिल्कुल सही लिखोगे तब हाईलाइट करना, अगर आपको शंका है कि गलत है या सही है तब मत हाईलाइट करना, ठीक है। और अगर आप इतना बड़ा नहीं लिख पाते हो तो डायरेक्टली आप हेडिंग डालो पाठ का नाम, जो भी है पाठ का नाम आप ब्लैक से डालो, ब्लू से लिख दो जो भी नाम है, लेखक का नाम, ठीक है, लेखक का नाम
ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख दो, ठीक है। जैसे इस पाठ का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, पाठ का नाम क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, तो आप यहां लिख दो राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। और लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, तो वासुदेव शरण अग्रवाल लिख देना, ठीक है। तो ऐसे आप हेडिंग डाल सकते हो और आराम से ऐसे भी आप संदर्भ लिख सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करो, ठीक है। तो रेखांकित अंश तो आप लोगों ने देख ही लिया है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या यहां हम लोग समझते हैं। देखो यहां आप दूसरा वाला हेडिंग डालो, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसमें है भैया, प्रत्येक राष्ट्र का इतिहास निरंतर बदलता रहता है। देखो प्रत्येक जो राष्ट्र है उसका इतिहास क्या है, हमेशा बदलता रहता है, कोई ना कोई नया नया चीजें आती रहती हैं, ठीक है, कोई ना कोई नया नया मतलब घटना होता रहता है, तो भैया इतिहास भी बदल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, घटना होता रहता है, तो इसलिए ये निरंतर बदलती रहती है तथा उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किंतु राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर चलती रहती है। जो राष्ट्र के निवासी हैं, जो उस राष्ट्र में रहने वाले लोग हैं, उनकी श्रृंखला लगातार चलती रहती है। मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा रहता है। जो मनुष्य है भैया, मनुष्य ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपने राष्ट्र से जुड़ा रहता है। जैसे अगर ये बेटा है, ठीक है, तो ये इनके पापा हैं, ठीक है। अब ये क्या, ये पापा हैं तो ये इनके पापा हैं, तो ये क्या है, ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यही कहते हैं मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है, और इसी कारण हजारों वर्षों से मनुष्य ने अपने भूमि के साथ जो है तारतम्य स्थापित किया है, ठीक है, तो स्थापित किया हुआ है। तो ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन, और इसका भी आपको मिल जाएगा 2 नंबर, यानी कि 4 नंबर हम लोगों ने पक्का कर लिया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भैया, जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है। तो जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है, देखो तीसरा क्वेश्चन का आंसर भैया, जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य है। देखो जन का प्रवाह का तात्पर्य यह है कि जन का प्रवाह अंतहीन होता है, मतलब इसका कोई अंत नहीं होता, ठीक है। मतलब प्रत्येक राष्ट्र में निरंतर अनेक प्रकार के परिवर्तन आते रहते हैं, और इसके उपरांत भी राष्ट्र के निवासियों की श्रृंखला निरंतर आबाद गति से चलती रहती है। बस अगर आप इतना लिख दिए, ये भी 2 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप और भी शॉर्ट में लिख सकते हो, गद्यांश में से कट करके, नहीं आता फिर भी आप गद्यांश में से कट करके लिख देना, छोड़कर मत आना, खाली मत छोड़कर आना, आप वहां गद्यांश में से कट करके कुछ ना कुछ लिख देना। तो चौथा क्वेश्चन अब देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, इसमें राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं, और फिर 5वां है उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, देखो ध्यान से समझो, यहां थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझो। हमारे राष्ट्र के इतिहास में उत्थान और पतन के अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है, आते रहे हैं। मतलब उत्थान मतलब ऊपर उठना, और पतन मतलब नीचे गिरना, ठीक है। कोई हम कभी उठता है तो कभी नीचे गिरता है, कभी और उठता है, कभी और नीचे गिरता है, ठीक है, वही कह रहे हैं। परंतु नदी की नई उठती लहरों के समान हमारे राष्ट्र के निवासियों को सतत रूप से आगे बढ़ते रहने के लिए अनेक नवीन शक्ति प्राप्त होती है। इनकी सहायता से वे पूरे उत्थान के साथ प्रगति करते हैं, और इस प्रकार सदैव से ही उनका अस्तित्व बना रहता है, ठीक है, बना रहा है। बस ये हो गया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये भी 2 नंबर का। अब एक क्वेश्चन और है, वो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो कि आपका लास्ट वाला है, कि उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा। उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा, ये 5वां क्वेश्चन है। देखो 5वां यही है कि नदी का प्रवाह जो है निरंतर प्रवाहित रहने के कारण बीच बीच में डेल्टा छोड़ता है, ठीक है, बीच बीच में क्या छोड़ता है, डेल्टा छोड़ता है। इसी कारण राष्ट्र के जन और कर्मों श्रम से उत्थान के अनेक प्रतीक अवशेष अथवा पद चिन्ह छोड़ते रहते निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे, अर्थात उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण कर्म और श्रम के द्वारा होता है। यहां आप भैया एक शॉर्ट में लिख सकते हो कि उत्थान जो है, उत्थान के अनेक घाटों का जो निर्माण है वो कर्म और श्रम के द्वारा होता है। इतना सा ही केवल लिख सकते हो, लेकिन मैंने डिटेल में थोड़ा लिख दिया ताकि और अच्छा रहे। तो यहां हम लोगों ने 5 क्वेश्चन देख लिया। अगर आप ये 5 कर लोगे तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपको 10 नंबर मिल जाएगा भाई। ये गद्यांश का 10 अंक आपका पक्का हो जाएगा। और ये जो मैंने गद्यांश बताया ना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। तो भाई समझ कर जाना, पेपर देने से पहले आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार लिख कर रट लेना, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए, आप लोग नोट कर लो, ठीक है। सारा क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो यहां से, ठीक है।
आप लोग सबसे पहले संदर्भ लिखो, जो भी पाठ से लिया गया उसके लेखक कौन है, ठीक है। फिर आप लोग भैया रेखांकित अंश की व्याख्या कर लो, ठीक है। एंड फिर आपका ये तीसरा क्वेश्चन है, जन का प्रवाह का तात्पर्य क्या है। फिर आपका हमारे राष्ट्र के इतिहास में उत्थान और पतन। फिर आपका ये है कि मतलब पांचवा क्वेश्चन, उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण जो है कर्म और श्रम के द्वारा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ना गद्यांश। देखो मैं ऐसे करके सारा गद्यांश पढ़ा दूंगा, बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा करो, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं पद्यांश, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल। आप लोगों को गद्यांश तो समझ में आ गया, अब हम लोग पद्यांश देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। पद्यांश जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका 10 में 10 नंबर पक्का कर देगा, ठीक है। ये जो मैं आपको पद्यांश बता रहा हूं, और ये आपका 100% आएगा, ठीक है। पेपर में 100% छपेगा, तो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पद्यांश है ये मैंने देखा है भैया हर सेट में आता है, बहुत ज्यादा आपके जो यूपी बोर्ड के हर सेट में आता है। देखो ध्यान से समझो, लिखा हुआ है मेरे प्यारे नौ जलद। देखो मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, ठीक है, फिर हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। देखो लिखा हुआ है कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्रों वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय है ब्रह से बावली हो रही हूं। पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा इसका मीनिंग, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तुम सुना देना, और ज्यों ही मेरा भमन तज तू अलप आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगंध कितनी मंजू कंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जाकर विश्राम ना करने लगना, कि वहां बढ़िया हवा चल रहा है वहां विश्राम करने लगो, ठीक है। आपको हमारा जो ये मतलब बात है इसको श्याम मतलब जो श्री कृष्ण तक पहुंचाना है, ठीक है। अब देखो इसमें जो है केवल ये 2 लाइन का आपको व्याख्या करना है, पूरे का व्याख्या नहीं करना, केवल इसका 2 लाइन का ही व्याख्या करना है। तो ये वाला जो 2 लाइन है इसको बहुत ध्यान से पढ़ लो, 1-2 बार और पढ़ लो, ठीक है। देखो लिखा हुआ है कि मेरे प्यारे नौ जलद कंज से नेत्रों वाले, एंड जाके आए न मधुबन से और भेजा ना संदेशा। अभी हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इसमें आप समझो 5 क्वेश्चन रहेगा। पहला, उपयुक्त पद्यांश का आपको कवि का नाम लिखना है, लेखक का नाम मतलब पाठ का नाम और कवि का नाम लिखना है, ठीक है। एंड रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, 2 नंबर इसका मिलेगा, 2 ही नंबर इसका मिलेगा। और पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा, 2 नंबर इसका मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पवन दूतिका का। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया, 2 नंबर इसका मिल जाएगा। और राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए, इसका 2 नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भैया संदर्भ, जो कि पहला क्वेश्चन रहेगा। प्रस्तुत पद महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इसके कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं। पवन दूतिका वाला चैप्टर है, द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्यखंड में संकलित पवन दूतिका नामक आपका काव्यांश से उद्गृहित है। पवन दूतिका, पाठ का नाम क्या है, पवन दूतिका, कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर पक्का हो गया। अब आपका रेखांकित अंश की व्याख्या, 2 लाइन रेखांकित अंश की व्याख्या कर दो। यहाँ दूसरा वाला क्वेश्चन भैया रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। तो यहाँ आपका रेखांकित अंश 2 ही लाइन करना है, देख लो यहाँ आपका 2 ही लाइन करना है। यहां से मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्रों वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा कोई संदेशा, ठीक है। तो यहां आप 2 लाइन का कर लो। राधिका पवन दूतिका से अपनी विरह व्यवस्था जो व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि आए मेघों जैसे, ठीक है, आए मेघों जैसे शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्रों वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण, ठीक है। श्री कृष्ण जो है मथुरा गए थे, मतलब मथुरा चले गए थे, ठीक है, मथुरा चले गए थे और अभी तक वापस नहीं आए, ठीक है, अभी तक वापस नहीं आए और ना ही उन्होंने वहां से कोई संदेशा भेजा, ठीक है, ना ही वहां से उन्होंने कोई संदेशा भेजा। अब जो मतलब वो गोपियां हैं वो पागल हो रही हैं कि भैया हमें ना तो कोई संदेशा भेजा और ना ही मतलब कुछ भेजा, ठीक है, ना ही आए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे होता नहीं कि जिससे आप प्यार करो तो उसका ना कोई संदेशा आए और ना खुद आए तो बहुत ज्यादा दुख होता है, वैसे इन गोपियों के साथ हुआ था। श्री कृष्ण जी ने मतलब गए मथुरा और वहां से वापस भी नहीं आए और फिर क्या हुआ, संदेशा भी नहीं भेजा। अब क्या करे राधिका या फिर जो गोपियां हैं, राधिका जो जी हैं वो पवन दूतिका, पवन का मतलब जो हवा है, उनसे कहती हैं कि जाके देखो
कि काहे नहीं संदेशे भेजे, काहे नहीं आए। और अगर रास्ते में भैया मतलब बहुत अच्छा अच्छा छाया वगैरह हो, मतलब जैसे होता नहीं कि मतलब पेड़ वगैरह लगे होते, तो वहां आराम मत करने लगना, आप जाके सीधा वहां बताना, ठीक है। मतलब उनको मतलब हमारा जो व्यथा है, जो हमारी दशा है उसको बताना, क्योंकि वो जो है रो रो के पागल होती जा रही थी। चलो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा आ जाओ, ये पांचों क्वेश्चन है तो इधर हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये देखो ये वाला जो है मतलब तीसरा है, पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा। तो सभी को पता है भैया कि पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा, ठीक है, सभी को पता होगा। तो देखो राधा जी, जो राधा जी है पवन दूतिका द्वारा राधा ने कृष्ण जी को संदेश भेजा था, ठीक है। जो पवन है, पवन को किसने कहा था, मतलब राधा जी ने कहा था। और किसके लिए भेजा था, मतलब श्री कृष्ण जी के लिए, ठीक है। तो ये वाला भी समझ में आ गया। अगला आ जाओ, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है। तो देखो चौथा नंबर है कि कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान है। उनकी जो आंख है वो कमल के समान है, ठीक है, कमल के समान है, बहुत सुंदर है। जैसे कमल होता है ना, बहुत सुंदर होता है, वैसे उनकी आंख जो है कमल के समान है। और वो जो है आकाश में छाए हुए नवीन मेघ के समान है। लास्ट क्वेश्चन है भैया, राधिका की मनोदशा का वर्णन करो। उनकी राधिका की मनोदशा कैसी थी। तो जब आप इसको पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हम भी पढ़े हैं बहुत अच्छे से, ये वाला चैप्टर बहुत अच्छा लगता है। हम तो 2-3 बार पढ़े थे जब 12th में थे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है मतलब पूरा जितने बच्चे सैड है ना उनकी इसमें मजा आ जाएगा, पढ़ लो, ठीक है। देखो ये है राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो के पागल हो रही थी। राधा जी हैं श्री कृष्ण जी की याद में रो रो के पागल हो रही थी, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2 नंबर। तो ये आपका टोटल भैया 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 इंटू आपका 2 यानी कि 10 नंबर ये भी पक्का हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप कहोगे तो मैं इसका जितने भी इंपॉर्टेंट पद्यांश सारा पढ़ा दूंगा पवन दूतिका का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये आपको गद्यांश और पद्यांश समझ में आ गया ना। 10 नंबर आपका गद्यांश, 10 नंबर पद्यांश, ठीक है, यानी कि 20 नंबर। अब और जो है वो मैं आपको और भी पढ़ाऊंगा, कुछ पीडीएफ में आपको दे दूंगा, ठीक है। जो आपके बच्चे हैं उसका मैं पीडीएफ दे दूंगा अपने मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में। जितने बच्चे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, जहां बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसकी फीस ओनली और ओनली 199 रुपए है, 199, केवल 199 आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी दिक्कत होता है आप हमें कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर या कॉल नंबर सब कुछ यही है, फोन पे गूगल पे सब कुछ है, 99 18 86 31 96 हमारा सारा नंबर यही है, ठीक है। व्हाट्सएप करो, कॉल करो, फोन पे करो, गूगल पे करो, सब कुछ, ठीक है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं 12th हिंदी का वो निबंध जो बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% आएगा। इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी निबंध नहीं आएगा। मैं आपको 5 ऐसे निबंध बताऊंगा ना जो अगर आपने तैयार कर लिया तो 12th हिंदी का आपका 9 में 9 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये निबंध आपको तैयार कर लेना है। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखना कैसे है, ठीक है। अगर आपने वैसे लिखा ना तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेगा और आप भी हिंदी में टॉपर बनोगे। तो चलो मैं आपको बताता हूं 5 निबंध जो आपको तैयार करना है। देखो जो आपका 12th हिंदी का पहला महत्वपूर्ण निबंध है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। आप लोग जब भैया क्लास 10 में रहे होंगे तो भी आप लोगों ने ये निबंध पढ़ा होगा, ठीक है। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है और आपको तैयार कर लेना है। मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, टेंशन मत लो, ठीक है। दूसरा जो आपको निबंध तैयार करना है वो भारत में बेरोजगारी की समस्या। अब आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि आजकल जॉब जल्दी नहीं मिलता। तो आपको यह बताना है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या पर आपको निबंध लिखना है। हम कैसे बेरोजगारी से दूर हों, कैसे हम इसका समाधान करें, तो आपको ये दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध है। ये भैया 2026 में ना मेरे प्यारे लाडलों 100% आएगा, 100%। बस आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। तीसरा जो आपको तैयार करना है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है मेरे प्यारे लाडलों, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, आपको तैयार
कर लेना है। अगर आपको हिंदी में भैया 95% लाना है तो जो मैं आपको बता रहा हूं वो तैयार कर लो, ठीक है। विज्ञान वरदान है या अभिशाप, देखो आप एक बार विज्ञान वरदान के बारे में बताऊं, फिर एक बार बताना है विज्ञान अभिशाप के बारे में, ठीक है। तो वरदान और अभिशाप दोनों के बारे में बताना है, ठीक है। तो आपको दोनों के बारे में समझाना पड़ेगा। अपने कॉपी में एक हेडिंग में आप डालो विज्ञान वरदान, फिर एक पेज में आप विज्ञान अभिशाप, फिर आपका जो विज्ञान वरदान है या अभिशाप निबंध जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चौथा निबंध आपको तैयार करना है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या। आखिर भारत में जनसंख्या वृद्धि जो हो रहा है इससे क्या क्या समस्या हो रही है, ठीक है। बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रहा है। विज्ञान जो आपका भारत में जनसंख्या की वृद्धि का बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है भैया, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयार कर लेना अगर आपको टॉपर बनना है मेरे प्यारे लाडलो, क्योंकि ये निबंध अगर आपने लिख दिया ना भैया 9 में 9 नंबर पक्का, ठीक है। लास्ट में आपका है आतंकवाद की समस्या तथा समाधान, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। 2026 में ये छप चुका है, मतलब आपके पेपर में ये छप चुका है, बस जाओ आप लिख कर चले आना। बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है, 2026 में ये छप चुका है। आतंकवाद जो है उसकी समस्या और समाधान, आखिर इससे हमें कौन कौन सी समस्या देखने को मिलती है और इसका हम समाधान कैसे करेंगे। तो ये 5 निबंध अगर आपने तैयार कर लिया ना मेरे प्यारे लाडलो, तो आपका 9 में 9 नंबर पक्का हो जाएगा और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और गारंटी है जैसा मैं बताऊंगा ना, अगर वैसे आपने लिख दिया ना तो आप लोग बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लाओगे, शेर की तरह दहाड़ोगे। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि आपको लिखना कैसे है। हम कौन सा निबंध देखेंगे, जो आपका आतंकवाद है उसकी समस्या और समाधान समझेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 हिंदी के पेपर में छप चुका है, बस आप भैया इसको तैयार कर लो और जाओ हिंदी के पेपर में छाप देना। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको लिखना कैसे है, हेडिंग कैसे डालना है, सब कुछ। तो चलो शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध जो क्लास 12 हिंदी 2026 पेपर में ना ये बिल्कुल छपा हुआ है, ठीक है, छपा है, बस जाओ आप लिख कर चले आओ, क्योंकि ये निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जल्दी से तैयार कर लेना है और जितना मैं बताऊंगा उतना ही आपको लिखना है। एक टॉपर ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखता है जैसा मैं आपको बताऊंगा, बस ध्यान से देखना, कॉपी पेन लेकर बैठना, नोट कर लेना, ठीक है। देखो यहां सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे भैया आतंकवाद जो है उसका कारण हमें बताना है, आखिर आतंकवाद का कारण क्या है, फिर इसका समाधान बताना है, ठीक है। समाधान बस आपको इसका मिल जाएगा 9 नंबर, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूं कैसे लिखना है। देखो सबसे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं जो हमेशा याद रखना, ठीक है। सबसे पहले कोई भी निबंध आप लिख रहे हो ना, कोई भी निबंध, ठीक है, कोई सा भी निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में आए, 4 हेडिंग कॉमन होते हैं। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट, आपका जो रूपरेखा होता है वो सब में लिखना होता है। चाहे आप कोई सा भी निबंध आप लिख रहे हो मेरे प्यारे लाडलो, आपको रूपरेखा सब निबंध में लिखना है, ठीक है। मान लो आपके बोर्ड एग्जाम में कोई दूसरा आ जाए तो आपको 4 हेडिंग कॉमन बता देते हैं, 2 हेडिंग बना के लिख देना। दूसरा आपको प्रस्तावना, ये हेडिंग भी आपके हर निबंध का एक कॉमन हेडिंग है। तीसरा हेडिंग, आपको जिस चीज के बारे में लिखना है उसका अर्थ बताओ भाई, अर्थ, जैसे प्रदूषण का अर्थ, आतंकवाद का अर्थ, ठीक है, विज्ञान का अर्थ, तो ऐसे आपको अर्थ बताना है। लास्ट हेडिंग जो कि 4था नंबर है वो है उपसंहार। ये 4 हेडिंग आप हर निबंध में यही डाल सकते हो और यही आपको लिखना भी है। ये 4 हेडिंग आप हर निबंध में डालना, बस आप 2 हेडिंग बना के लिख देना, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला हेडिंग आप इसमें यही डालोगे जो हर एक निबंध में आपको डालना है भैया, रूपरेखा। रूपरेखा क्या होता है मेरे प्यारे लाडलों? कुछ भी नहीं, बहुत आसान होता है। रूपरेखा का मतलब जो हेडिंग आपने निबंध में डिस्कस किया है ना वो आपको लिखना है, ठीक है। अब कौन कौन सा हेडिंग मैंने इस निबंध में डिस्कस किया है वो मैंने लिखा है। सबसे पहले मैंने भैया प्रस्तावना के बारे में बात किया है, आखिर जो मतलब आतंकवाद है उसका प्रस्तावना क्या है, ठीक है। फिर मैंने सेकंड है भैया कि आतंकवाद का अर्थ क्या है, आखिर जो आतंकवाद है उसका अर्थ क्या है, ठीक है। फिर मैंने ये हेडिंग डिस्कस किया है। अब मैंने अगला हेडिंग जो है, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है। आतंकवाद केवल इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में है, ठीक है। फिर मैंने ये हेडिंग डिस्कस किया। फिर भारत में आतंकवाद, हमें भारत में अपने इंडिया में आतंकवाद के बारे में बताना है। फिर आतंकवाद का समाधान कैसे करोगे बच्चा, फिर आपको लास्ट में उपसंहार,
बस इस 6 हेडिंग को आपको डिस्कस करना है। देखो कोई भी निबंध लिख रहे हो 6 हेडिंग आप डिस्कस करो। 4 हेडिंग कॉमन है, 2 हेडिंग खुद से बना के लिखो, बस निबंध खत्म और आपको मिलेगा फुल में फुल नंबर। देखो सबसे पहले हम लोग आते हैं भैया प्रस्तावना। अब बच्चे कहेंगे सर प्रस्तावना होता क्या है, कैसे लिखते हैं? देखो जो निबंध होता है ना उसका एक छोटा सा भाग लिख दो। जैसे अपने बारे में लिखो ना छोटा सा जीवन परिचय बायोग्राफी, वैसे आप इसका एक छोटा सा भाग लिख दो आखिर ये है क्या और कैसे आया, बस ठीक है। देखो तो ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। इसका हम लोग सबसे पहले प्रस्तावना समझते हैं। आतंकवाद का प्रस्तावना क्या है? देखो जो मनुष्य है भैया भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है। मनुष्य जो होता है हमेशा डरता है, भय रहता है उसे, कहीं जाएगा तो भय, कुछ भी करना हो तो भय। तो वही कह रहा है भैया मनुष्य को अगर डराया जाए तो वो डर जाता है, ठीक है। एक इंसान ही है, छोटा सा जीव है ना अपने अंदर, तो वो डरेगा तो है ही, हम भी डर जाते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे की तरह। तो मनुष्य जो है भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है। इस लिए लोगों में भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व अपने नीच स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों को डराते हैं और अपनी आवश्यकता, अपनी नीच स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो नहीं करना चाहिए, जैसे आतंकवाद कहते हैं, ठीक है। अब उससे फायदा जो मिला, मतलब लोगों को मार के हत्या करके फिर उसी से तो मिला, तो ये चीज बहुत बेकार होता है, ठीक है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं एंड इस कार्य के लिए वो हिंसापूर्ण साधन जिसका प्रयोग नहीं करना चाहिए उसका प्रयोग करते हैं। और ऐसी स्थितियां ही क्या कहलाती हैं? आतंकवाद का आधार है। ऐसी स्थिति ही क्या है? आतंकवाद का आधार है, ठीक है। और जो ये चीज फैलाते हैं, ठीक है, आतंक जो फैलाते हैं उसे क्या कहते हैं? आतंकवादी। नाम तो सुना ही होगा आतंकवादियों का, ठीक है। तो ये है हमारा भैया प्रस्तावना, ठीक है। फिल्मों में देखे होंगे भैया आतंकवादी, ठीक है, तो वो आतंकवादी और ये आतंकवादी अलग होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भैया प्रस्तावना, छोटा सा है, कुछ भी नहीं है, बस कॉपी में जाओ छाप दो ऐसे अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। अब हम लोग जो दूसरा हेडिंग, देखो आपने रूपरेखा में सारा हेडिंग डिस्कस कर लिया है, तो अब हम लोग यहां दूसरा हेडिंग कौन सा डिस्कस करेंगे? आतंकवाद का अर्थ, ठीक है। तो आ जाओ, बहुत छोटा सा मैंने लिखा है कि आपको दिक्कत ना हो हमारे नन्नू मुन्ने स्टूडेंट को, ठीक है, बहुत आसानी से याद हो जाए, क्योंकि मैं इतना शॉर्ट में बता रहा हूं ना कि आप लोग ऐसे लिख कर आना, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। आतंकवाद का अर्थ, आखिर आतंकवाद का अर्थ क्या है? तो आतंकवाद 2 शब्दों से मिलकर बना, पहला तो आतंक प्लस वाद, वैसे भी आपको पता है इसमें आतंक और प्लस वाद है, तो आतंकवाद से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ है, ठीक है, आतंक प्लस वाद इसका अर्थ है। और आतंक का सिद्धांत जो है यह अंग्रेजी के टेररिज्म, इसे इंग्लिश में भैया टेररिज्म कहते हैं, ठीक है, शब्द से का हिंदी रूपांतरण है। और आतंक का अर्थ पीड़ा, डर, आशंका होता है। पीड़ा, आतंक होगा तो भैया पीड़ा होगा। किसी घर का कोई इंसान, कोई लड़का, कोई किसी का हस्बैंड, किसी का वाइफ जब मरेगा तो उससे क्या होगा? बहुत ज्यादा पीड़ा होता है। आप लोग देखे होंगे, ठीक है, अभी जल्दी ही, ठीक है, वीडियो में नहीं बोल सकते। डर भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, आशंका भी होता है भैया, हर समय आशंका, ठीक है। तो ये आपका हो गया बस छोटा सा आपका आतंकवाद का अर्थ। देखो निबंध अगर आपको नहीं याद हो रहा है, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं, बस करना क्या है, फर्स्ट आप उसका हेडिंग याद कर लो मेरे प्यारे लाडलो, हेडिंग आप याद कर लो और 4 हेडिंग जो मैंने कॉमन बताया वो याद कर लो। आपको मैं कहता हूं कि निबंध रसगुल्ला हो जाएगा, बस जाओ खा के चले आओगे बोर्ड एग्जाम में। लेकिन आपको बस लिखने का तरीका, 1-2 निबंध लिख कर प्रैक्टिस कर लो, रफली प्रैक्टिस कर लो बस। तो ये हमारा हो गया दूसरा हेडिंग, आतंकवाद का अर्थ। नोट कर लो, सभी स्टूडेंट पीडीएफ में आपको दे दूंगा, लेकिन यहां नोट कर लो। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब जो हमारा अगला हेडिंग है वो ध्यान से देखो। अगली जो हेडिंग है वो है हमारा भैया आतंकवाद जो है एक विश्वव्यापी समस्या है। भैया आतंकवाद जो है पूरे विश्व में है, ना कि केवल इंडिया में है, ना कि केवल भारत में है, पूरा विश्व जो है इस मतलब इससे व्याकुल है, आतंकवाद से। देखो आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है। जैसे देखो मैंने एक बहुत सरल भाषा में लिखा है, आजकल जो है समस्त विश्व में आतंकवादी सक्रिय हैं। सक्रिय का मतलब वो अपना कार्य कर रहे हैं जो करना चाहिए, ठीक है, सक्रिय हैं। और ये आतंकवाद जो है मतलब समस्त विश्व में राजनीतिक स्वास्थ्यों की पूर्ति करने के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। भैया आतंकवादी केवल हत्या करते हैं, लोगों को मारते हैं बस, ठीक है। भौतिक दृष्टि से अगर देखा जाए, दृष्टि से विकसित देशों में तो आतंकवाद की इस प्रवृत्ति ने विकराल रूप धारण कर लिया है। भैया जो विकसित देश है ना वहां और ज्यादा आतंकवाद हो रहा है, वहां और बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया। किसी देश द्वारा अन्य देश में आतंकवादी गुटों का समर्थन देने का घटनाएं बढ़ेगी और राजनीतिज्ञों की हत्याएं, विमान अपहरण की समर्थन देने की घटनाएं बढ़ेगी और रासायनिक हथियारों का प्रयोग अधिक तेज होगा। जितना ज्यादा आतंकवाद बढ़ेगा उतना ज्यादा तेज जो है रासायनिक
रासायनिक हथियार जो हथियार हैं उनका प्रयोग बहुत तेजी से होगा, क्योंकि उनका मतलब काम रहेगा ना हथियारों का। ठीक है, तो बस इतना आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। नोट कर लिया ना, अगला हेडिंग। अब हम आते हैं अपने भारत में भैया आतंकवाद। भारत में कैसे आतंकवाद होता है, भारत में कैसे आतंकवाद हो रहा है। ठीक है, चलो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। छोटा सा है, स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में आते हैं। ठीक है, बहुत भाग है, भारत के विभिन्न भाग हैं। आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई। इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। अब इन्होंने बहुत बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को क्या किया, मौत के घाट उतार दिया। कौन, आतंकवाद जो है, जो आतंक फैला रहे हैं आतंकवादी, और इतना आतंक फैलाया कि अनेक अधिकारियों ने सेवा से जो है क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया, त्याग दे दिया। ठीक है, त्याग दे दिया मतलब अपने जो नौकरी कर रहे हैं तो उसको छोड़ दिया। और भारत के पूर्वी राज्यों नागालैंड में बहुत ज्यादा होता है, मिजोरम में बहुत ज्यादा होता है, मणिपुर में, त्रिपुरा में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में और असम में अनेक बार उग्र आतंकवादी क्या किए, हिंसा फैलाए। इन्हीं में ज्यादा हिंसा फैल रही है। जैसे मिजोरम है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश और असम, और एक और है जो कि कश्मीर की घाटी। भैया यहाँ बहुत ज्यादा आतंक होता है, कश्मीर की घाटी। और पाकिस्तानी तत्वों द्वारा प्रेरित आतंकवाद पर राष्ट्रीय पर्व पर भयंकर हत्याकांड पर अपने अस्तित्व की घोषणा करते हैं। राष्ट्रीय पर्व जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती, इन सब पर बहुत ज्यादा हत्याकांड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भारत में आतंकवाद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जल्दी से तैयार कर लेना है। आप लोग इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग अगली हेडिंग, ठीक है, देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि हर एक निबंध का बहुत इंपॉर्टेंट निबंध होता है भैया, समस्या का समाधान। जैसे हमारा जो आतंकवाद है भैया, उसका समाधान कैसे करें, मतलब इसको हम कैसे समाप्त करें। तो इतना आसान नहीं है आतंकवाद समाप्त करना कि एक इंसान सोच ले कि जल्दी से आतंकवाद खत्म कर दे और आतंकवाद खत्म हो जाए, तो इतना आसान नहीं है। देखो, भारत में विषमतम स्थिति तक पहुंचे आतंकवाद के समाधान पर संपूर्ण देश के विचारक हैं, ठीक है, और चिंतकों ने अनेक सुझाव दिए, बहुत सारे सुझाव दिए कि कैसे खत्म किया जाए, कैसे किया जाए, किंतु यह समस्या अभी भी अनसुलझी है, मतलब समाप्त नहीं हो रही है। इस समस्या का समाधान राजनीतिक दलों की गतिविधियों में परिवर्तन। अगर हम राजनीतिक दलों की गतिविधियों में परिवर्तन करें और दूसरे सीमा पार से प्रशिक्षित आतंकवादियों के प्रवेश और वहां भेजे जाने वाले हथियारों व विस्फोट पदार्थों पर कड़ी चौकसी रखनी चाहिए। जो दूसरे सीमा पार से चीजें आती हैं उस पर हमें कड़ी चौकसी रखनी जानी चाहिए। और तीसरे, आतंकवाद को महिमा मंडित करने वाले युवकों की मानसिकता बदलने के लिए आर्थिक सुधार करने होंगे। ठीक है, जो युवक हैं जो मानसिकता से सही नहीं है, मतलब इन सब चीजों के लिए, मतलब आतंक फैला रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं, युवक जो हैं गुंडा बन रहे हैं, तो उनको भी चीजों को चेंज करना चाहिए ताकि जो है आतंकवाद कम हो सके। ठीक है, तो ऐसे हम भैया आतंकवाद का समाधान कर सकते हैं। अब हम लोग लास्ट हेडिंग जो कि उपसंहार है देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग लास्ट हेडिंग जो कि है उपसंहार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें आपको क्या लिखना होता है, जैसे आप उसके बारे में जो भी सुझाव देना चाहते हो, कैसे इसको खत्म किया जा सकता है, ठीक है, थोड़ा मिला जुला के प्रस्तावना वगैरह और समाधान वगैरह बना के लिख दो, बस वही है उपसंहार। ठीक है, देखो इसमें क्या है, यह एक विडंबना है कि महावीर बुद्ध, ठीक है, महावीर बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी के समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे महापुरुष की जो जन्मभूमि पिछले दशकों से अधिक अशांत हो गई है। भारत के विभिन्न भागों में हो रही जो आतंकवादी गतिविधियों ने देश की एकता और अखंडता के लिए संकट उत्पन्न कर दिया। मतलब ये जो आतंकवाद है उससे बहुत ज्यादा संकट हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आतंकवाद का समूल नाश, मतलब इसको बिल्कुल खत्म करना ही क्या है, इस समस्या का समाधान है। भारत सरकार द्वारा एक नया आतंकवाद निरोधक कानून लाया गया है। बस ये हमारा हो गया मेरे प्यारे लाडलों सबसे इंपॉर्टेंट निबंध। बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है। तो आप लोग अगर नोट करना चाहते हो तो ये पूरा नोट कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग भैया ये 5 निबंध नोट कर लो। ठीक है, 5 निबंध जो क्लास 12 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। ठीक है, 5 निबंध। ठीक है, और फिर आप लोग ये आतंकवाद का प्रस्तावना, फिर आतंकवाद का अर्थ जल्दी जल्दी नोट कर लो, फिर आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, फिर हमारा भारत में आतंकवाद, फिर हमारा है आतंकवाद का समाधान, लास्ट में उपसंहार। ठीक है, और जितने स्टूडेंट को नोट्स लेना है हर सब्जेक्ट का, और ये सब नोट्स आपको कहाँ मिलता है भैया, हमारी व्हाट्सएप ग्रुप में। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप ध्यान से देख लो, व्हाट्सएप
व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है। आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो, हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लो मेरे प्यारे लाडलों, इसी नंबर पे 99 18 86 31 96, 99 18 86 31 96, इसी पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लो। सारे सब्जेक्ट के नोट्स, मॉडल पेपर, वायरल पेपर, प्रैक्टिस सेट सब कुछ दिया जाएगा। इसकी पूरे साल की फीस जो है वो आपका 199 रुपए है। तो जैसे आप पेमेंट करोगे आप ज्वाइन हो जाओगे। क्लास 12th जो हमारा हिंदी है 2026 बोर्ड के लिए हिंदी व्याकरण, ठीक है, जो आपका हिंदी व्याकरण है, ठीक है, हिंदी व्याकरण में आप लोगों का एक टॉपिक आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, पत्र लेखन, ठीक है, पत्र लेखन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भैया 6 नंबर का आता है। इस वीडियो को देखने के बाद 6 में 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बस 3 ऐसे पत्र बताने वाला हूं ना, जो अगर आपने तैयार कर लिया तो 2026 बोर्ड में 100% यही पत्र आएगा। इसके बाहर एक भी पत्र आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि ये 3 पत्र जो मैं आपको बताऊंगा ये हर साल बोर्ड में आते हैं, ठीक है, और हर साल आते हैं। तो 2026 में तो भैया 100% आएगा, ठीक है, और 6 नंबर आपका 100% पक्का गारंटी के साथ 6 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में, 100% पक्का हो जाएगा, कोई नहीं काट सकता आपका 6 नंबर। साथ में ऐसे लिखना है, जैसे मैं आपको बताऊंगा, अगर वैसे लिख दिया ना तो 6 में 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैं आपको एक एक पत्र बहुत अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब भी करना। चलो पहला नंबर इंपॉर्टेंट पत्र देखते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये है भैया 12th हिंदी जो आपका है, 12th हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण पत्र लेखन, और मैं गारंटी लेता हूं भैया 2026 बोर्ड में ना 100% आएगा 2026 बोर्ड में, ठीक है। जो मैं आपको 3 ऐसे पत्र कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला पत्र हम लोग सबसे पहले देखेंगे। आप लोगों ने देखा होगा भैया क्लास 12th में बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, ठीक है, पत्र लेखन में, कि क्या है क्वेश्चन। देखो ध्यान से देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कि बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 12th हिंदी में 100% पत्र आएगा पेपर में, ठीक है, कि बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। आपको बैंक से भैया ऋण प्राप्ति के लिए क्या लिखना है, आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। अब कैसे लिखना है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत आसान तरीके में समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना। देखो सबसे पहले आपको यहां लिखना है सेवा में। देखो आपको पत्र का फॉर्मेट पता होना चाहिए कि आपको लिखना कैसे है। देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे लिखना। आप अपने कॉपी में लिखना सबसे पहले सेवा में, फिर आपकी जो शाखा प्रबंधक है, जैसे शाखा प्रबंधक आप डाल दो, ठीक है, शाखा प्रबंधक, फिर भारतीय स्टेट बैंक, जो भी आपका बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है तो भारतीय स्टेट बैंक, सिविल लाइंस जो प्रयागराज, अब जहां भी आपका है, जैसे मैंने यहां डाला है सिविल लाइंस प्रयागराज, आप सेम भी डाल सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर को ये नहीं पता है कि बच्चा कहां से है, तो आप सेम यही लिख सकते हो, ठीक है, जो मैंने लिखा है। साथ में विषय, आपने विषय कौन सा डाला, मतलब विषय आपका कौन सा है भैया, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। हमें चाहिए विषय हमारा है जो पत्र लेखन का, वो है ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र, क्योंकि हम लोग यही लिख रहे हैं कि बैंक शाखा के प्रबंधक को ऋण प्राप्ति के लिए, तो आपको विषय वही डालना है जिस पर आपको चाहिए, जो चीज आपको चाहिए। जैसे हमें ऋण चाहिए तो ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र मैंने डाल दिया, ठीक है। फिर आप यहां महोदय डालना, ठीक है। फिर आप भैया जो भी आपको अच्छे से आता है लिख देना। जैसे देखो श्रवणीय निवेदन ही कि मैंने 2019 में कानपुर विश्वविद्यालय से वीए, जो वीए है ना, वीए श्रेणी में, जो वीए श्रेणी में भैया बीए में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण की है। मतलब श्रवणीय निवेदन है कि मैंने 2019 में भैया कानपुर विश्वविद्यालय, जो कानपुर विश्वविद्यालय है, से बीए में प्रथम स्थान उत्तीर्ण की है, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला, लेकिन मुझे अभी तक कोई रोजगार ही नहीं मिला, जबकि मैंने बीए कर रखा है, प्रथम श्रेणी से पास हुआ था। हमें सूत्रों का पता चला है कि आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को कितना 50,000 रुपए तक का ऋण प्रदान कर रहा है। मतलब हमें पता चला है, हमें सूचना मिली है कि आपका बैंक जो है वो बेरोजगार बच्चे हो या बेरोजगार लोग हो, उनके भैया 50,000 का ऋण जो है वो देता है, ठीक है। तो 50,000 रुपए का ऋण प्रदान कर रहा है।
अतः आपसे विनती है कि आवश्यक दस्तावेज भरवा कर हमें जो ऋण है ऋण प्रदान करने का महान कृपा करें। मतलब जो भी दस्तावेज चाहिए वो हमसे ले लो और हमें ऋण प्राप्ति करने के लिए महान कृपा करें। मतलब हमें ऋण चाहिए, ठीक है, ताकि हम अपना कोई व्यवसाय या फिर कोई व्यापार कर सके। ठीक है, बस इतना ही लिखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, बस यहां आप लोग क्या करना, दिनांक डाल देना, जो भी डेट रहेगा अपना यहां डेट डाल देना, जो भी आपका जिस डेट को आपका, फिर यहां प्रार्थी जो है अपना का खा गा XYZ कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैंने यहां का खा गा लिखा है, अपना नाम मत लिखना। ठीक है, यहां आप का खा गा XYZ कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत इंपॉर्टेंट ये पत्र है क्लास 12 हिंदी के लिए। ठीक है, इसको बार बार आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला हमारा पत्र लेखन हो गया, सभी स्टूडेंट नोट कर लो। सेवा में शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक सिविल लाइंस प्रयागराज, इतना और विषय और महोदय, ये हर पत्र में आपको काम आएगा, क्योंकि इतना जो होता है हर पत्र का कॉमन होता है। ठीक है, कॉमन होता है कि ये तो लिखना पड़ेगा। बस आप अगर भारतीय स्टेट मतलब बैंक के लिख रहे हो या किसी और के लिए, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करना। और ये बीच वाला जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां आपको जो आता है भर दो। अगर आपको पत्र नहीं आता ना तो भी आपको लिख कराना है, क्योंकि ये चीज आप बना के लिख सकते हो। बस ऊपर वाला फॉर्मेट याद रखो। ठीक है, बस तो ये हो गया हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र। अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाला पत्र, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग भैया सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट पत्र लेखन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हर साल बोर्ड में आने वाला ये पत्र है, हर साल बोर्ड में आने वाला। मैंने देखा है कि हर साल ये बोर्ड में भैया पत्र आता है, जो ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ये वाला पत्र जो हमारा है, अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को एक पत्र लिखो। अपने मोहल्ले में भैया सफाई के लिए एक पत्र लिखो, क्योंकि मोहल्ले में कोई भी सफाई अगर नहीं होगा तो बहुत सारी बीमारियां होंगी। डेंगू जैसे आता है भैया, डेंगू बुखार, जैसे डेंगू अपने मोहल्ले में जो है डेंगू का सफाई आता है, यही चीज को बदल बदल के भी दिया जा सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि अपने मोहल्ले की सफाई वाला जो है हर साल बोर्ड में आता है, हर साल। और 2026 में तो ये 100% आएगा, 100%। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे से तैयार करना। मैं आपको एक एक लाइन बहुत अच्छे से समझाता हूं कि आपको कोई भी टेंशन ना हो। देखो, सेम है भैया, सेवा में सबसे पहले आप डालो, फिर स्वास्थ्य अधिकारी, जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं जो सफाई वगैरह कराते हैं। ठीक है, नगर निगम प्रयागराज भैया उत्तर प्रदेश, नगर निगम जो है वो हमारा प्रयागराज उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ये हेडिंग याद रखना और विषय फिर अपना डालना, जो भी जिस पर आप पत्र लिख रहे हो। मोहल्ले की सफाई हेतु पालिका नगर पालिका को प्रार्थना पत्र, ठीक है, या फिर आपका पत्र लेखन एक पत्र। तो भैया जो आपको विषय में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, विषय तो आपको वही डालना है जिस पर आप पत्र लिख रहे हो, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, एक आप विषय डाल दो बस। ठीक है, विषय डाल दो बस, विषय में आपको वही लिखना है जो आप पत्र में लिख रहे हो बस। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, मोहल्ले की सफाई है तो नगर को एक पत्र लिखो। फिर आपको भैया डालना है महोदय, महोदय कि मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी, ठीक है, जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं जो सफाई वगैरह कराते हैं, को ध्यान अपने मोहल्ले पे फैली गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं। जो भैया हमारे मोहल्ला है, जो इतना बड़ा मोहल्ला है, ये क्या है, मोहल्ला है जहां भैया नन्हे मुन्ने छोटे मोटे बच्चे रहते हैं। ये इनकी आंखें हैं, ये इनके कान हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, गंदगी है भैया इस मोहल्ले में। तो इस मोहल्ले में गंदगी है, तो हम क्या करना चाहते हैं, आपकी ध्यान खींचना चाहते हैं, ताकि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे। मतलब जो साफ करने वाले कर्मचारी हैं वो नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी कूड़ा करकट का ढेर लग गया, जिसकी वजह से जगह जगह पे हर जगह भैया क्या हुआ है, गंदगी बहुत ज्यादा है। कूड़ा करकट जो होता है वो एक ढेर लग गया है, बड़ा बड़ा ढेर लग गया है। ठीक है, वो चीज है। अभी आगे भी है, थोड़ा सा समझेंगे। फिर आगे जाओ, सड़कों नालियों की सफाई ना होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है। अब भैया अगर साफ सफाई नहीं रहेगा तो मच्छर बहुत ज्यादा आते हैं, मच्छर भी आते हैं, जिससे बहुत बीमारियां होती है। डेंगू होता है, बुखार होता है, टाइफाइड होता है, बहुत सारी बीमारी होती है भैया इन सबसे। ठीक है, इसलिए साफ सफाई कहते हैं ना कि एक कदम स्वच्छता की ओर, तो इसलिए जरूरी है। और दिन का चैन और रात की नींद हराम कर रखा है भैया। दिन का चैन तो खराब ही है, रात का नींद भी खराब है, क्योंकि मच्छर रात में काट रहे हैं। ठीक है, और चारों तरफ सड़कों पर गंदगी फैला हुआ है। अगर ऐसा चलता
चलता रहा तो जल्दी मोहल्ला महामारी के चपेट में आ जाएगा। अगर ऐसा रहा तो जल्दी जो हमारा पूरा मोहल्ला है, जो हमारे मोहल्ले के लोग हैं, वो भैया बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझेंगे और एक महामारी फैल जाएगी हमारे मोहल्ले में। ठीक है, अतः आपसे निवेदन है कि जल्दी सफाई की व्यवस्था कराएं। फिर यहाँ अपना दिनांक डाल देना भैया, दिनांक डाल देना, जो भी आपका दिन रहेगा। ठीक है, जो भी आपका दिन रहेगा वो दिनांक डाल देना, और फिर यहाँ भाव दिए जो भी आपका का खा गा डाल देना, का डाल देना, बस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पत्र लेखन है मेरे प्यारे स्टूडेंट। जितने स्टूडेंट नोट नहीं किए नोट कर लो। यहां से भैया अपने मोहल्ले सफाई है तो प्रार्थना पत्र एक जो आपको पत्र लिखना है, फिर वहां से आप पूरा नोट कर लो। ऐसे इसी फॉर्मेट में लिखना, सेवा के नीचे विषय होना चाहिए, फिर विषय के नीचे महोदय, ये सब मैं फॉर्मेट बता दिया हूं। ठीक है, नोट कर लो, और ये भी पेज आप लोग नोट कर लो। तो ये दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पत्र है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। अब हम लोग अगला पत्र देखते हैं, तीसरा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हमारा तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भैया हमारा पत्र लेखन आता है क्लास 12th हिंदी का तीसरा। देखो इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पत्र है, जरूर तैयार कर लेना। अपने स्कूल कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रबंधक को लिपिक पद, जो लिपिक पद होता है कि कितना % आया आपका, ठीक है, हाई स्कूल, इंटर और भी, आवेदन पत्र लिखो भैया। 2026 में ये 100% आने वाला प्रश्न है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि बहुत अच्छे से तैयार करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये पत्र है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा समझना है। ठीक है, आपको जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसा बता रहा हूं बोर्ड एग्जाम में, ऐसे सेम छाप देना, सेम छाप देना, बस आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और देखो भैया इसको कैसे लिखना है, देखो ध्यान से। सबसे पहले आप यहां डालो सेवा में, और अपने श्रीमान प्रबंधक जो हैं, श्रीमान जो हमारे प्रबंधक हैं, ये थोड़ा सा श्रीमान प्रबंधक जो हैं, ठीक है, श्रीमान प्रबंधक महोदय अरविंद घोष इंटर कॉलेज प्रयागराज। ठीक है, अरविंद घोष इंटर कॉलेज प्रयागराज। ठीक है, एंड यहां भैया लिपिक पद हेतु प्रार्थना पत्र। क्या लिखना है विषय में? विषय में आपको लिखना है भैया लिपिक पद हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, ये तो आपका सारे में ऐसे ही होता है, 100% भैया सेम ही रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। फिर आप महोदय डालो। फिर पिछले दिनों मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला है कि आपकी कॉलेज में लिपिक का एक पद रिक्त है, मतलब एक लिपिक का पद जो है वो खाली है। ठीक है, मतलब रिक्त है, बचा हुआ है, जिसके लिए पूरी तरह योग्य हूं, जिसके लिए मैं पूरी तरह योग्य हूं, और मैं अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण नीचे दे रहा हूं। आशा करता हूं कि आप मुझे अवसर प्रदान करने की कृपा करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में समझते हैं क्या क्या, मतलब इस बच्चे ने क्या क्या अपना दिया है, क्या क्या योग्यता दिया है। तो देखो लिपिक में स्टूडेंट ने क्या किया दिया है, परीक्षा, जो उसने परीक्षा दे रखा है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और डंकन डिप्लोमा, मतलब उसने डिप्लोमा भी कर रखा है। देखो अब वर्ष देख लो भैया, 2005 में हाई स्कूल किया था, 2007 में भैया इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी, 2009 में भैया डिप्लोमा करा। ठीक है भैया, हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी अंक प्राप्त किया, द्वितीय श्रेणी, और इसका भाई पता नहीं। और ये जो है भैया बोर्ड जो कौन सा, ये उत्तर प्रदेश बोर्ड, ये भी उत्तर प्रदेश बोर्ड, ये ITI कानपुर से भैया डिप्लोमा किया। ठीक है, तो ये अपना, कोई जरूरी नहीं कि आप सेम लिखो, 2005 की जगह 2017 लिख सकते हो, जो जो आप जानते हो बना के लिखना, कोई टेंशन नहीं है, सेम लिखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ दिनांक डाल देना, जो भी जिस दिन को, और संलग्न जो है सभी परीक्षाओं की संपादित अंक तालिका आपने बना ही दिया, और भवदीय जो है का। ठीक है, तो ये है आज की हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें मैंने आप लोगों को भैया इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण पत्र समझाया, 3 महत्वपूर्ण पत्र, और यहीं से 100% हिंदी में आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। अब जितने बच्चे भैया व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लो, सारा PDF नोट्स वहीं आता है। जल्दी से हमें कॉल या व्हाट्सएप करो इसी नंबर पर 99 18 86 31 96, इसी नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लो। भैया ग्रुप की फीस केवल और केवल 299 है पूरे साल का, तो आप पेमेंट करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों को वहां हर एक सब्जेक्ट का नोट्स, वीडियो क्लास सब कुछ दूंगा। तो चलो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।